वेलकम टू इंडस ऑफिसर्स एकेडमी हैदराबाद। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस है और इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका आज जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम थ्योरी डिस्कस करेंगे रियलिज्म। रियलिज्म के जो बेसिक अजम्पशंस थे और जो उसके मेजर प्रोपोनेंट्स थे हमने कल डिस्कस किए थे। कल जो हमें मेजर प्रोपोनेंट थे थ्योरिस्ट था रियलिज्म का थ्यूसिडाइड थ्यूसिडाइड को कल हमने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम दूसरे जो प्रोपोनेंट्स हैं, थियरिस्ट हैं रियलिज्म के, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो सेंट ऑगस्टाइन है। हम सेंट ऑगस्टाइन को डिस्कस करेंगे। सेंट ऑगस्टाइन ने आर्ग्यू किया, ही आर्ग्यूड दैट ह्यूमैनिटी इज फ्लॉड, इगोइस्ट एंड सेल्फिश ऑल्दो नॉट प्री डिटरमाइंड टू बी सो। अब जो सेंट ऑगस्टाइन थे उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि जो ह्यूमैनिटी है वो फ्लॉड है, इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, पर ये प्री डिटरमाइंड नहीं है कि ये ह्यूमैनिटी को फ्लॉड ही होना है, इगोइस्टिक या सेल्फिश ही होना है। और जिस चीज पे ब्लेम कर रहा है सेंट ऑगस्टाइन वो वार है। ये कह रहा है कि जो ये फ्लड कैरेक्टरिस्टिक, मेल कैरेक्टरिस्टिक जो ह्यूमैनिटी में डेवलप हो रहे हैं वो वार की वजह से हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट ऑगस्टाइन के ये जो भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं हमारी नेचर में, ह्यूमन नेचर में, वो वार की वजह से। अदरवाइज ह्यूमन नेचर जो है प्री डिटरमाइंड गलत नहीं है। उसके बाद निकोलो मिकियावेली ये भी पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और इसकी इन्होंने भी रियलिज्म में कंट्रीब्यूट किया है। He argued in the appearance that a leader needs to be ever mindful of threats to his personal security and the security of the state. अब निकोलो मिकियावेली ने एक बुक लिखी, एक मास्टरपीस लिखा जो आज तक पढ़ा जाता है, द प्रिंस। उसमें इसने जो डिस्कस किया है कि जो एक लीडर है उसको थ्रेट परसेप्शन होनी चाहिए, थ्रेट्स को परसीव करना चाहिए, उसको कॉशियस होना चाहिए कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी को कौन से थ्रेट्स हैं, कौन से लोग उसको थ्रेट कर रहे हैं या कर सकते हैं, और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो एक लीडर को अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है और स्टेट की सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करना। ये मिकियावेली की कंटेंशन थी इन दी प्रिंस, जो उनका उनका बुक था, जो इसका मास्टरपीस था। उसके बाद मिकियावेली प्रोमोटेड द यूज ऑफ अलायंसेस। आपको पता है कि रियलिज्म में हमने जो बेसिक अजम्पशंस हमने पढ़ी थी उसमें भी अलायंसेस की बात की थी, तो मिकियावेली ने अलायंसेस की बात की है। अलायंसेस बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल सिस्टम में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि अलायंसेस से आपकी इंटरेस्ट, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो गेन कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। उसके अलावा मिकियावेली ने वेरियस ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रेटजीज बताई हैं। ठीक है, जो ऑफेंसिव स्ट्रेटजीज हैं या जो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज हैं उससे स्टेट की इंटरेस्ट अचीव करनी है, ठीक है, और उससे स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। ये निकोलो मिकियावेली के कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो थियरिस्ट है रियलिज्म में वो है थॉमस होब्स। थॉमस होब्स ने भी अपना एक मास्टरपीस लिखा जिसको हम लेवियाथन कहते हैं। लेवियाथन थॉमस होब्स की एक बुक थी और उस बुक में इन्होंने कुछ कंटेंशंस दिए हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The central tenet accepted by virtually all realist theorists is that states exist in anarchic international system was articulated by Hobbes. अब सारे रियलिस्ट ये बात मानते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्किक के लॉलेसनेस एग्जिस्ट करती है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, लॉ जंगल है। तो ये अनार्की का जो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉन्सेप्ट है वो थॉमस होब्स ने दिया था। ठीक है, उन्होंने जो लेवियथान एक अपनी बुक लिखी थी उसमें इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर की बात की थी, और स्टेट ऑफ नेचर जो थी वो एक अनार्किक सिचुएशन थी। उसमें कोई भी लॉफुल अथॉरिटी नहीं थी, कोई भी ऐसी पावरफुल अथॉरिटी नहीं थी जो सिटीजन्स का, जो इंडिविजुअल्स का बिहेवियर रेगुलेट करे। तो उसने कहा कि इट इज वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। हॉब्स ने क्या कहा कि इट इज वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल एंड लाइफ बिकम्स ब्रूटिश, नेस्टी एंड शॉर्ट। तो उसका जो सॉल्यूशन इन्होंने दिया था वो लेवियथन दिया था, एक स्ट्रांग यूनिटरी स्टेट जो ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करेगी। तो ये जो स्टेट ऑफ नेचर डोमेस्टिक इंडिविजुअल लेवल पे, इसको ही वो रेप्लिकेट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे इंडिविजुअल्स स्टेट ऑफ नेचर में अपनी पावर स्ट्रगल में एंगेज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ऐसे ही स्टेट्स की इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है।
जो अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स को वहां पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और ये स्टेट्स का राइट भी है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो थॉमस होब्स ने जो लेवियथन में बात की थी कि इंडिविजुअल्स जैसे स्टेट लेवल पे विद इन स्टेट अनार्किक सिचुएशन में रह रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर में, तो उनको उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, लेवियाथन है। और इसी तरह जो इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो भी अनार्किक एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उस अनार्किक सिचुएशन में, उस अनार्किक कंडीशंस में स्टेट का राइट भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करे। ये थॉमस होब्स की कंटेंशन थी रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में। उसके बाद हम आ जाते हैं जेहेंस मार्गन्था की तरफ। जेहेंस मार्गन्था ने भी होब्स या मिकेली की तरह एक बुक लिखा जिसका नाम पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस कई सालों तक ये कंसीडर किया गया एज अ बाइबल फॉर द रियलिस्ट। तो यहाँ पे जो मार्गन्था ने जो डिफाइन किया है रियलिज्म को, इंडिविजुअल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और सिस्टम लेवल पे भी, तो यहाँ पे मार्गन्था हमें बताएंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिविजुअल एंगेज है इंडिविजुअल लेवल पे, और कैसे स्टेट स्ट्रगल कर रही है, और सिस्टम के बारे में। फॉर मार्गन्था, international politics is a struggle for power. That struggle is explained at three levels of analysis. For Margantha, international politics is a struggle for power. That struggle is explained at the three levels of analysis. सबसे पहले जो लेवल ऑफ एनालिसिस है वो इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस है। दो द फ्लॉड इंडिविजुअल इन द स्टेट ऑफ नेचर स्ट्रगल्स फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल लेवल में, एक तो इंडिविजुअल को फ्लॉड कह रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल नेचर को फ्लॉड कह रहे हैं, वो एंगेज है एक स्ट्रगल में, वो स्ट्रगल जो है सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए है। सेकंड जो इनकी लेवल ऑफ एनालिसिस है वो स्टेट लेवल है। The autonomous and unitary state. The autonomous and unitary state is constantly involved in power struggles. The autonomous and unitary state is constantly involved in power struggles, balancing power with power and reacting to preserve what is in national interest. अब यहाँ पे जो नेशन स्टेट है, ऑटोनॉमस स्टेट है, यूनिटरी स्टेट है, वो कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व है पावर स्ट्रगल में। वो बैलेंसिंग कर रही है, पावर को पावर के साथ बैलेंस कर रही है, और अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ये सेकंड लेवल ऑफ एनालिसिस है जिसको हम स्टेट लेवल एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद थर्ड लेवल जो एनालिसिस का है वो सिस्टम लेवल है, और उसमें इंटरनेशनल सिस्टम आ जाता है। बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम इज अनार्किक, द स्ट्रगल फॉर पावर इज परपिचुअल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है अनार्किक है, द स्ट्रगल फॉर पावर इज परपिचुअल। पावर के लिए जो स्ट्रगल है वो परपिचुअल है, वो खत्म होने वाली नहीं है, वो कंटिन्यूअस है। तो ये तीन जो लेवल ऑफ एनालिसिस है ये मार्गन था ने दिए थे। उसने सबसे पहले इंडिविजुअल की बात की, जो इंडिविजुअल है स्टेट ऑफ नेचर में अपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। फिर स्टेट है, स्टेट भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, पावर को बैलेंस कर रही है। किसी और स्टेट का जो पावर बढ़ता है तो उसको ये बैलेंस कर रही है, और अपनी नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। थर्ड लेवल ऑफ जो एनालिसिस है उसमें इंटरनेशनल सिस्टम की बात है, और इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अनार्किक है, और वहाँ पे जो स्टेट्स हैं स्ट्रगल कर रही हैं, और वो स्ट्रगल परपिचुअल है, कंटिन्यूस है, खत्म होने वाली नहीं है। ये जेहेंस मार्गन था कि जो थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस थे वो हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये रियलिज्म के बेस पे कौन सी पॉलिसीज बनी, और उन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हुई। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जॉर्ज केनान को डिस्कस करेंगे। जॉर्ज केनान जो थे वो यूएस पॉलिसी मेकर और एम्बेसडर थे यूएसएसआर में, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो केनान वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द यूएस कोल्ड वॉर पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। केनान वाज आर्किटेक्ट ऑफ द यूएस वॉर कोल्ड वॉर पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। अब कंटेनमेंट क्या थी? कंटेनमेंट जो आर्किटेक्ट थे उसके जॉर्ज केनान थे, और अकॉर्डिंग टू द कंटेनमेंट पॉलिसी इट वाज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो सोवियत यूनियन का अगर पावर ईस्टर्न यूरोप उसके इमीडिएट स्पेयर से अगर बढ़ता है, अगर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जाता है, तो यूएसए
उसको कंटेन करेगी। ठीक है, सोवियत यूनियन को पावर, सोवियत यूनियन के पावर को कंटेन करेंगी, तो अमेरिकन पावर, जो अमेरिका का पावर होगा उसमें सोवियत यूनियन को कंटेन करेंगी, सोवियत यूनियन को एक्सटेंड या उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको उसके इमीडिएट स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर फैलने से रोकेंगे। ये जॉर्ज के नाम की पॉलिसी थी। और आपको पता है यूएसए जो था कोल्ड वार में एक्टिवली इंगेज था सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस कर्टेल करने में। उसके बाद हेनरी किसिंजर, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएसए के, और इनकी जो पॉलिसी थी वो क्या कर रहा था कि वीकर स्टेट्स को अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर स्टेट्स सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैसे तो सोवियत यूनियन और चाइना एक पेज पे थे, पर इनके बीच में 1970s में स्प्लिट आ गया, तो किसिंजर ने सपोर्ट किया चाइना को। ठीक है, क्योंकि चाइना को सपोर्ट करना मींस रशिया को कमजोर, सोवियत यूनियन को कमजोर करना था। इसी तरह ही सपोर्टेड पाकिस्तान टू exert leverage over the Soviet Union and to offset India's growing power respectively। क्योंकि उस टाइम 1970s वाली डिकेड में जो बेसिकली पावर था सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में स्प्लिट था, और सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच में एक अलायंस था, उसको कर्टेल करने के लिए किसिंजर ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और चाइना को सपोर्ट किया। ये रियलिज्म की जो मैनिफेस्टेशंस थी वो हमने डिस्कस की। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म पे होगा, और उसके बाद हम आ जाएंगे न्यू रियलिज्म पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।